दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियां। तो आइए आज सुनते हैं कहानी अंतिम बैठकी। ये कहानी हमारे समाज में नशे के रूप में फैली उस महामारी की भयावह तस्वीर है जो न जाने कितने परिवारों को तबाह कर रही है। गरीब अमीर हर वर्ग के बीच जड़ जमा चुकी नशे की लत हमें लगातार कमजोर करती जा रही है। लंबे समय से हमारे सामने यह सवाल अंगद के पांव की तरह जड़ जमाए हुए खड़ा है कि आखिर नशे के इस जानलेवा सफर का अंत कब होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। रात के 8 बज रहे थे। रज्जू कमर से नीचे सरक रही अपनी पैंट को पकड़े चहलकदमी कर रहा था। वह कभी घर के अंदर आता तो कभी बाहर की ओर भाग जाता। फिर उसने बुखार से तप रही अपनी माँ मोहनिया को झकझोरते हुए पूछा, अम्मी अभी तक पापा नहीं आए, लगता है आज भी वो मेरी साइकिल न लाएंगे। मोहनिया ने रज्जू के सिर पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा, बेटा आज तेरे पापा तेरे लिए साइकिल जरूर लाएंगे, फिर मेरा राजा बेटा साइकिल से खूब घूमेगा। माँ के समझाने के बाद रज्जू घर के बाहर जाकर गली में खड़ा हो गया और सिर खुजाते हुए अपने पिता जगत का इंतजार करने लगा। रज्जू महीने भर से अपने लिए साइकिल की जिद कर रहा था। जगत सुबह जब काम पर जाने लगता तो रज्जू रोज उसे साइकिल की याद दिला देता। पापा देखो ना, छोटवा की भी साइकिल आ गई है, वह अपनी बहन को कैरियर में बैठाकर पूरे मोहल्ले में घूमता है, मुझे भी एक छोटी सी साइकिल ला दो ना पापा। रज्जू जब जगत से साइकिल लाने के लिए कहता तो जगत उसे आश्वासन देता कि जिस दिन ज्यादा काम करूंगा और पैसा अधिक मिलेगा उस दिन तेरे लिए साइकिल जरूर ले आऊंगा। हमेशा की तरह आज भी सुबह जगत जब काम पर जाने लगा तो रज्जू ने उसे साइकिल लाने को कहा। जगत ने रज्जू को विश्वास दिलाया कि आज चाहे धरती पलट जाए तेरे लिए साइकिल जरूर लाऊंगा। काम खत्म होने के बाद सीधे बाजार जाऊंगा और तेरे लिए लाल रंग की छोटी सी साइकिल खरीदूंगा। आज से तू जी भर के साइकिल चलाना। जगत ने आज जिस तरह से गंभीरता के साथ वादा किया उससे रज्जू को विश्वास हो गया कि आज शाम को मेरी साइकिल जरूर आ जाएगी। जगत दीवार जोड़ाई का काम करता था। उसकी शहर के अच्छे राजमिस्त्रियों में गिनती होती थी। वह 20 साल से यह काम कर रहा था। इस दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे काम न मिला हो। मजूरी में उसे रोज 500 रुपए मिलते थे, लेकिन जगत का पैसा जाता कहाँ है यह किसी के समझ में नहीं आता था। पत्नी मोहनिया ने कई बार पूछा कि रोज 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए आटा दाल और सब्जी में खर्च हो जाते हैं, बाकी के 400 रुपए कहाँ रखते हो? मेरे लिए कभी एक अच्छी धोती तक न लाए। बेटा दूसरों का दिया हुआ फटा पुराना पहनकर घूमता है, आखिर तुम पैसों का करते क्या हो? मोहनिया के इस सवाल पर अक्सर जगत मुंह फुला लेता और कहता, भला तुम कौन होती हो मुझसे हिसाब मांगने वाली? फिर मोहनिया कोई दूसरा सवाल न जड़ दे इसलिए तुनकते हुए वह घर से बाहर निकल जाता। जगत रोज सुबह 9 बजे अपने साथी दशरथ के साथ काम पर जाने के लिए निकलता और रात 8-9 बजे तक घर लौटता। वह रात में जब घर आता तो उसके कदम लड़खड़ाते रहते। मोहनिया जानती थी कि जगत काम से छुट्टी के बाद सीधे ठेके पर जाता है और वहां दशरथ के साथ दारू पीता है। शादी के बाद कुछ दिनों तक उसने जगत को समझाया कि रोज मत पिया करो, तबीयत खराब हो जाएगी, काम पर न जा पाओगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन जगत ने मोहनिया की बातों पर कभी ध्यान न दिया। वह हमेशा कहता, दिन भर की थकान मिटाने के लिए अगर थोड़ी सी पी लेता हूं तो इससे पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता, जाओ अपना काम करो। 5 साल पहले जब रज्जू पैदा हुआ तो मोहनिया ने जगत को समझाना भी बंद कर दिया। सोचा कि शायद देर सबेर वह बेटे की जिम्मेदारी महसूस करेगा और शराब छोड़ देगा, लेकिन जगत का शराब पीना बंद नहीं हुआ। वह पहले जैसा ही रोज शराब पीकर घर पहुंचता। अब जगत का शराब पीकर घर आना और उसकी बड़बड़ सुनना मोहनिया की आदत में शामिल हो गया। आज सुबह जगत जब काम पर जाने लगा तो उसने मोहनिया को बताया कि उसे बीते 1 हफ्ते से मजूरी नहीं मिली है।
मालिक ने कहा है आज काम खत्म होने के बाद पूरी मजूरी दे दूंगा। आज जेब गर्म हो जाएगी। सबसे पहले रज्जू के लिए साइकिल खरीदूंगा। सोच रहा हूं तेरे लिए एक धोती भी ला दूं। फटी धोती पहनकर जब मोहल्ले में निकलती है तो मेरा नाम खराब होता है। जगत का मूड अच्छा देखकर मोहनिया ने कहा, 20 साल से दूसरों के लिए न जाने तुमने कितने घर बनाए होंगे। अब कम से कम अपने लिए भी तो एक कमरा बनवा लो। कब तक इस गंदी झुग्गी में रहेंगे? चाहे तो मेरे लिए धोती न खरीदो, लेकिन एक छोटी सी मड़ैया जरूर बनवा लो। मैं मान लूंगी कि मुझे खूब सारी धोतियां मिल गईं। मोहनिया आगे और कुछ कहने वाली थी कि दशरथ आ गया और जगत उसके साथ चल पड़ा। पीछे से मोहनिया ने आवाज लगाई, देखो चाहे कुछ लाना या न लाना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कोई दवा जरूर लेते आना। सुबह से सुस्त पड़ी मोहनिया को दोपहर में तेज बुखार चढ़ाया। वह रज्जू को खिला पिलाकर खुद बिना कुछ खाए बिस्तर पर पड़ गई। रज्जू घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने में मगन हो गया। करीब 8 बजे जब जगत के आने का समय हुआ तो रज्जू मोहनिया के पास आया और उसके बिस्तर के आसपास चक्कर लगाने लगा। वह बार बार पूछता, अम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? बुखार से तप रही मोहनिया उसे समझाते हुए कहती, बेटा आते ही होंगे तेरे पापा, तेरी साइकिल खरीदने में देर हो गई होगी। मां का विश्वास भरा आश्वासन सुनकर रज्जू फिर गली में जाकर खड़ा हो जाता। ऐसे ही देर रात तक रज्जू के सवाल और मोहनिया के जवाबों का सिलसिला चलता रहा। मोहनिया को लगा कि शायद मालिक न मिला हो और जगत मजूरी के लिए उसे ताके बैठा हो। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था, इसलिए जगत के न आने से मोहनिया तो ज्यादा परेशान न थी, लेकिन साइकिल के इंतजार में बैठा रज्जू दम के लगाए हुए था। रात 11 बजे तक रज्जू जगत को ताके बैठा रहा, फिर मां के पास जाकर सो गया। लेकिन मोहनिया को नींद नहीं आ रही थी। अब उसका बुखार थोड़ा कम हो गया था। बिस्तर से उठकर उसने थोड़ा सा चबेना निकाला और उसे मुंह में डालते हुए दरवाजे के पास बैठ गई। अब तक जगत के न आने के कारण उसे थोड़ी चिंता होने लगी। उसने बारी बारी से जगत और दशरथ के मोबाइल पर फोन लगाया, लेकिन दोनों के फोन बंद थे। फिर दरवाजे पर बैठी मोहनिया की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर जगत और दशरथ को काम खत्म होने के बाद पूरे 7 दिन की मजूरी मिली। बहुत दिनों बाद दोनों को इतने सारे पैसे एक साथ मिले थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जेब में पैसे उछक रहे हों। मजूरी लेकर दोनों अपनी अपनी साइकिल से चल पड़े। हमेशा शराब की धुन में लीन रहने वाला जगत आज थोड़ा गंभीर सा दिख रहा था। रास्ते में उसने दशरथ से कहा, भाई बहुत हो गया, अब हमें दारू छोड़ देनी चाहिए। इस दारू के कारण बीवी बच्चे तक ढंग से बात नहीं करते। घर गृहस्थी का सत्यानाश हो गया है। साइकिल के पाइडल पर जोर लगाते हुए दशरथ जगत की बातों में हाँ से हाँ मिला रहा था। फिर बात करते करते ही दोनों की साइकिल दारू के ठेके की ओर मुड़ गई। ठेके पर पहुंचकर जगत थोड़ा ठिठका, लेकिन दशरथ जगत का हाथ पकड़कर बोला, भाई चल आज अंतिम बार हो जाए, कल से अपन ठेके की ओर झांकेंगे तक नहीं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए ठहरते कदमों के साथ दुकान के सामने पहुंच गए। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि वो अपनी इच्छाओं को दबाना तो चाह रहे हैं, लेकिन वह बार बार सिर उठा रही है। ठेके वाले ने उन्हें देखते ही एक देसी का बोतल काउंटर पर रख दिया। सामने खड़े जगत ने बोतल खिसकाते हुए कहा, आज हम देसी नहीं अंग्रेजी पिएंगे। आज हमारी अंतिम बैठकी है, रात भर पार्टी करेंगे। पैसे की चिंता मत करना, जब तक हम मांगे दारू देते रहना। ठेके वाला समझ गया कि आज फिर ये दोनों मजूरी के सारे पैसे मुझे देकर जाएंगे। शाम के 7 बज रहे थे। जगत और दशरथ ने एक के बाद एक जाम टकराना शुरू कर दिया। बोतलें आती रहीं और दोनों बारी बारी से ताव के साथ जेब खाली करते रहे। फिर दोनों वहीं कब लुढ़क गए पता ही नहीं चला। रात 12 बजे जब ठेका बंद हो गया तो दुकानदार ने उन्हें घसीट कर बाहर किया। दोनों में खड़े होने तक की ताकत न बची थी। फिर भी किसी तरह एक दूसरे को पकड़कर लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे खड़ी अपनी साइकिल तक पहुंचे। जगत ने साइकिल का हैंडल संभाला
और दशरथ को डंडे पर बैठने को कहा। दशरथ डंडे पर बैठने की कोशिश करने लगा तो दोनों साइकिल सहित धड़ाम से गिर गए। दशरथ ने दोबारा हिम्मत जुटाई, लेकिन इस बार भी वह सफल न हो पाया। उठने गिरने का यह क्रम कई बार चला। जगत साइकिल का हैंडल पकड़ता और दशरथ जब डंडे पर बैठने के लिए जोर लगाता तो डगमगा कर दोनों गिर पड़ते। कभी उनके ऊपर साइकिल गिरती, कभी साइकिल के ऊपर वो। कुछ देर बाद दशरथ ने मोर्चा संभालते हुए जगत से कहा, भाई, मुझे नहीं मालूम था कि आज तुझे इतनी लग जाएगी, नहीं तो मैं तेरे हिस्से की भी पी लेता। चल बैठ साइकिल पर, अब मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा। दशरथ ने साइकिल का हैंडल संभाल लिया और सीट पर बैठ गया। जगत भी किसी कदर डंडे पर बैठा। जब दोनों साइकिल पर बैठने में सफल हो गए तो लगा कि जैसे उन्होंने कोई कठिन परीक्षा पास कर ली हो। साइकिल पर बैठने की जंग जीतने के बाद दशरथ खुशी के मारे जोर से चिल्लाया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रहते मेरा दोस्त साइकिल से गिर जाए। जगत, अब मैं तुम्हें ले चलूंगा घर तक। इतना कहकर दशरथ ने साइकिल आगे बढ़ा दी। होश तो बचा नहीं था, इसलिए लड़खड़ा कर दोनों पुनः साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़े। लेकिन इस बार उन्हें फिर खड़ा होने का मौका नहीं मिला। सामने से तेज गति से आ रहा एक वाहन उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। वाहन के पहिए दशरथ और जगत के शरीर से निकले खून के निशान सड़क पर छोड़ते हुए दूर निकल गए। रात भर दोनों के शव सड़क पर ही पड़े रहे। सुबह नगर निगम का वाहन आया और दोनों के शव लेकर उनके घरों की ओर रवाना हो गया। जगत के इंतजार में रात से बैठी मोहनिया भी दरवाजे पर ही ऊँग रही थी। शव वाहन के पहुंचते ही वह अर्धनिद्रा से उठ खड़ी हुई। उसने सोचा शायद जगत इस गाड़ी से रज्जू की साइकिल लेकर आया होगा, लेकिन जब वाहन से जगत का शव उतारा जाने लगा तो ऐसे लगा जैसे मोहनिया के शरीर को अचानक करंट का तेज झटका लग गया हो। जमीन पर पड़ी मोहनिया से लिपट कर रज्जू पूछ रहा था, अम्मी, पापा आज मेरे लिए साइकिल फिर नहीं लाए? बताओ ना अम्मी, कब आएगी मेरी साइकिल? मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।